फ्रेंड्स, तो हम आज आपके लिए इस वीडियो के द्वारा सीबीएसई बोर्ड का ग्रेड 7th का ज्योग्राफी जिसका चैप्टर नंबर 1 लेकर आए हैं। इसका नाम है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट पढ़ने से पहले, इसके बारे में जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये क्या होता है। तो हम ये भी जान लेते हैं कि एनवायरनमेंट डे हम कब मनाते हैं। तो एनवायरनमेंट डे हम 5 जून को मनाते हैं। तो आइए ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। Environment is a basic life support system that provides air to breathe, water to drink, food to eat and the land to live. Environment है जो बेसिक सपोर्ट है जीवन को जीने के लिए। ये हमें क्या क्या प्रोवाइड करवाता है? सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए स्थल या भूमि। इसके बिना किसी भी जीव का जीना मुश्किल या असंभव है। The term environment is derived from French word environner, which means neighborhood. ये जो वर्ड है एनवायरमेंट, ये फ्रेंच से लिया गया है, फ्रेंच वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है नेबरहुड। नेबरहुड इट मीन्स पास पड़ोस के, अपने आसपास कह सकते हैं या पड़ोस भी कह सकते हैं। द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट यानी पर्यावरण क्या होता है? किसी भी जीवित जीव को घेरने वाले, चाहे वो स्थान हो, लोग हो, चीजें हो या प्रकृति हो, नेचर हो, सबको हम एनवायरमेंट कहते हैं। हमारे आसपास के, चाहे वो लोग हो, चाहे नेचर हो, पेड़ पौधे हो, चाहे वो कोई चीज हो या कोई जगह हो, ये सारे एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड फिनोमेना। ये कॉम्बिनेशन है किसका? नेचुरल एंड मैन मेड, प्राकृतिक एंड मानव निर्मित। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, लैंड, प्लेस, थिंग्स एक्सेट्रा। अब हम ये देखें कि नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है। द नेचुरल एनवायरनमेंट comprises of land, water, air, plant and animals। जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो क्या होता है? वो प्राकृतिक पर्यावरण, इसमें क्या क्या चीज शामिल की जाती है या क्या क्या चीज इसमें सम्मिलित किया जाता है, वो है लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल्स। There are two factors of natural environment, biotic and abiotic, जैविक and अजैविक। Biotic is the world of living organism। Biotic जो कि जैविक है, वो जीवित जीवों की दुनिया है, जीवित जीवों की या जीवित जीवों का संसार है, हम ऐसा कह सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है प्लांट्स एंड एनिमल्स। Abiotic is the world of non-living elements, for example lands। जो अजीविक है वो गैर जीवित तत्वों का संसार है, जो निर्जीव भी हम जिसे कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल लैंड्स, भूमि। नेक्स्ट, इसमें कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या क्या होते हैं? नेचुरल, ह्यूमन मेड। ह्यूमन क्या क्या है नेचुरल और ह्यूमन मेड में? वाटर, air, land and living things। हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ह्यूमन मेड, मानव के द्वारा निर्माण की गई क्या क्या है? बिल्डिंग्स है, पार्क्स है, ब्रिजेस है, इंडस्ट्रीज है, मॉन्यूमेंट्स है।
तो ये सारे मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ह्यूमन में इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इसमें। Domains of natural environment. There are 4 domains of natural environment. 4 प्रकार के एनवायरनमेंट यहाँ दिए गए हैं। 4 प्रकार के एनवायरनमेंट पर्यावरण को बांटा गया है 4 तरीके से। फर्स्ट है लिथोस्फीयर, जिसे हम स्थल के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड है हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर जिसे हम जल मंडल के नाम से भी जानते हैं। लिथोस्फीयर स्थल मंडल, हाइड्रोस्फीयर जल मंडल, एटमॉस्फेयर वायुमंडल, बायोस्फीयर जैवमंडल या जैविक मंडल के नाम से भी हम इसे जानते हैं। सबसे पहला है लिथोस्फीयर, जिसे हम स्थल मंडल कहते हैं। इट इज द outermost solid surface or the hard top layer of the earth. ये क्या होता है? ये सबसे बाहरी, पर्यावरण का सबसे बाहरी ठोस सतह है। ठोस सतह, या हम कह सकते हैं कि ये पृथ्वी का सबसे आउटर, सबसे बाहरी भाग होता है, ऊपरी हिस्सा होता है, सबसे ऊपरी परत होता है। It is an irregular surface made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. ये जो स्थल मंडल है, ये चट्टान से, खनिज से बनी होती है। इसकी एक अनियमित सतह होती है, अनियमित सतह जिसे हम इरेगुलर सरफेस भी कहते हैं, जो कि खनिज से, चट्टानों से बनी हुई होती है और इसके ऊपर में एक पतली परत होती है जो कि मिट्टी की होती है, सॉइल जो कि मिट्टी की होती है। मॉन्यूमेंट, माउंटेन्स, प्लेटेज, प्लेन्स, विलेज etc are various landforms of lithosphere. ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं लिथोस्फीयर के। जैसे हम माउंटेन्स जानते हैं, माउंटेन्स जो पहाड़ है, पठार है, मैदान है, घाटियां हैं, ये सारे जो लिथोस्फीयर के एग्जाम्पल दिए गए हैं। लिथोस्फीयर के विभिन्न भूभाग भी होते हैं। लैंड फॉर्म मीन्स वेरियस, विभिन्न प्रकार के भूभाग भी होते हैं। Landforms of lithosphere are found over the continents and on the ocean floors. The lithosphere is the domain that provides forest, grasslands for grazing, land for agriculture, and human settlements. It is also a source of mineral wealth. तो ये लिथोस्फीयर है, वो लिथोस्फीयर का जो भूभाग है वो महाद्वीप और समुद्र तल पर पाए जाते हैं। महाद्वीप और समुद्र तल पर पाए जाते हैं। कॉन्टिनेंट्स एंड ऑन द ओशियन फ्लोर्स। द लिथोस्फीयर इज द डोमेन टू द प्रोवाइड्स फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग। तो लिथोस्फीयर वो डोमेन है जो चराई के लिए वन प्रोवाइड करता है, घास के मैदान, कृषि और मानव बस्तियों के लिए, जो मानव बस्तियों के लिए, मानव के रहने के लिए हमें भूमि प्रदान करता है, लैंड प्रदान करता है। इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। यह खनिज संपदा का भी एक सोर्स है, स्रोत है। दूसरा है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जिसे हम जल मंडल के नाम से भी जानते हैं। इट इज अ डोमेन ऑफ वाटर दैट comprises various sources of the water and water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc.
This domain is essential for all living organism for survival. तो जल मंडल एक जल का एक ऐसा क्षेत्र होता है, एक ऐसा एरिया होता है जिसमें जल और जल निकायों के विभिन्न सोर्स शामिल होते हैं. क्या क्या सोर्स है इसमें? वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, नदियां हैं, झीलें हैं, समुद्र हैं, महासागर है. ये सारे जल मंडल के उदाहरण हैं. दिस डोमेन इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर सर्वाइवल. तो ये जो डोमेन है ये जीवित रहने के लिए सभी जीवों के लिए बहुत ही जरूरी होता है. इसके बिना कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता है. जल के बिना कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता है. थर्ड है आपका वायुमंडल, जिसे हम एटमॉस्फेयर के नाम से भी जानते हैं. It is the blanket of air that surrounds the earth which is firmly held by the gravitational force of the earth. वायुमंडल ये क्या होता है? यह हवा का कंबल है. हवा का कंबल होता है जो पृथ्वी को घेरे रखता है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा वायुमंडल के द्वारा जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ये मजबूती से इसे पकड़ कर रखता है. जिससे क्या होता है? इस वायुमंडल के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो इसे होल्ड करके रखता है, इससे हमारी सुरक्षा होती है. कैसे? एटमॉस्फेयर प्लेज एन एसेंशियल रोल इन द सस्टेनेंस of life by protecting us from harmful rays and scorching heat of the sun. ये हमें जो वायुमंडल सूर्य की जो हानिकारक किरणें होती है, जो हार्मफुल रेज होते हैं, उनसे हमें बचाता है. जो चिलचिलाती गर्मी स्क्रॉचिंग हीट जो है वो स्क्रॉचिंग हीट जो चिलचिलाती गर्मी है उससे भी हमें सरवाइव करने के लिए हमारी रक्षा करता है, जिससे हम अपने जीवन को आसानी से जी सके. इट इज बेसिकली एन एनवेलप ऑफ गैसेस लाइक CO2, O2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, डस्ट एंड वाटर वेपर. The atmospheric changes influence the weather and climates on the earth. तो इसमें मूल रूप से यह कह सकते हैं हम कि यह गैसों का एक लिफाफा, एक एनवलप होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, डस्ट या धूल और वाटर वेपर जल वाष्प शामिल है. यह हमें जो वायुमंडल है यह हमें परिवर्तन पृथ्वी पर जो चेंज होते रहता है, परिवर्तन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करते हैं. इसका चेंजेस, एटमॉस्फेयर जो चेंजेस है ये हमारे वेदर को और क्लाइमेट को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है. लास्ट है जीव मंडल, जिसे हम बायोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं. बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं. इट इज constituted by all living organism, means plant and animals kingdoms together. It is also called a living world. It is narrow zone of earth where land, water and air interact for supporting of lives. ये जो बायोस्फीयर है ये सभी जीवित जीवों जैसे एक साथ पौधे हो या जानवरों के राज्य, ये सभी जीवित जीवों द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं या इनको सभी जीवित जीवों के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया है. इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जो कि है इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिविंग वर्ल्ड. इसे जीवित दुनिया के नाम से भी हम जानते हैं, जीवित दुनिया. यह क्षेत्र यह पृथ्वी का बहुत ही नैरो जोन, संकरा क्षेत्र है.
जिसमें where land, water, air interact for supporting of lives. यहाँ जहाँ हम जीवन को निर्वाह करने के लिए, जीवन को जीने के लिए इसमें भूमि हो, लैंड हो, वाटर हो और वायु हो, एयर हो, ये सारे आपस में इंटरैक्ट करते हैं या आपस में परस्पर क्रिया करते हैं। तो ये आपके 4 टाइप के हमने पर्यावरण पढ़े इसके पार्ट को। अब है इकोसिस्टम जिसे हम पारिस्थितिक तंत्र के नाम से भी जानते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र, द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म as well as the relation between organisms and their surroundings form an ecosystem. पारिस्थितिक तंत्र, इसमें हम क्या देखते हैं कि यह जीवित जीवों के साथ साथ जीवों का भी और वो जहाँ रहते हैं उनके बीच परस्पर संबंध है रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म। तो इसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यह जैसे जीवित जीवों के साथ जीवों का भी संबंध हो सकता है, उनके आसपास के परिवेश, तो जीवों के साथ साथ जीवों और उनके आसपास के जो परिवेश के बीच में जो रिलेशन होता है वो इकोसिस्टम के नाम से जाना जाता है या पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से जाना जाता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में भी हम कह सकते हैं, इट इज अ सिस्टम विच इज फॉर्म्ड बाय द फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसे हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि यह एक सिस्टम है, यह एक प्रणाली है। कैसी प्रणाली? जो जीवित और गैर जीवित जीवों की, चाहे वो फिजिकल के रूप में, शारीरिक के रूप में हो या केमिकल इंटरेक्शन या रासायनिक बातचीत से बनती है। तो यह जीवित और गैर जीवित की शारीरिक हो या रासायनिक बातचीत से भी बनती है, इंटरेक्शन। They are connected by the transfer of energy and materials. ये कैसे कनेक्टेड होते हैं? ये ऊर्जा और सामग्री के हस्तांतरण से जुड़े हुए रहते हैं। ये कनेक्टेड होते हैं। क्या? ट्रांसफर, हस्तांतरण, ट्रांसफर होना एक दूसरे से, क्या? एनर्जी और मटेरियल्स, जो सामग्री है और एनर्जी से ये कनेक्ट रहते हैं। इकोसिस्टम कैन बी as huge as a large rainforest, grassland, desert, ocean, mountain, and can be as small as a lake or pond. इसके पारिस्थितिक तंत्र के, इकोसिस्टम के, एक हम देखते हैं, एक बड़े वर्षा वाले वन होते हैं जिसे हम रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, जहाँ बहुत ज्यादा वर्षा वाले वन, ग्रासलैंड, घास के मैदान, डेजर्ट, रेगिस्तान होते हैं, महासागर, पहाड़ जितना यह विशाल हो सकता है। एक जो इकोसिस्टम है यह एक बड़े वर्षावन, घास के मैदान, रेगिस्तान, महासागर, पहाड़ जितना यह विशाल हो सकता है, और या तो स्मॉल, किसकी तरह? झील या तालाब जितना छोटा हो सकता है। इसमें कितना बड़ा से बड़ा और ये छोटा से छोटा हो सकता है, ये बताया गया है। फिर है ह्यूमन एनवायरमेंट, मानव पर्यावरण। ह्यूमन बीइंग्स interact with environments and modify it for their adaptation and need. ये जो मानव पर्यावरण होता है यह क्या होता है? ये अपने अनुकूलन या इंटरैक्ट,
अपने अनुकूलन और आवश्यकता के लिए संशोधित करता है। इस दिस मॉडिफाइड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड ह्यूमन एनवायरनमेंट। इसे संशोधित जो मॉडिफाई किया जाता है वो एनवायरनमेंट को हम ह्यूमन एनवायरनमेंट या मानव पर्यावरण कहते हैं। मानव पर्यावरण में लोग नेचुरल एनवायरनमेंट से उनका मॉडिफाई करके वो ह्यूमन एनवायरनमेंट के रूप में उसको चेंज किया जाता है। मॉडिफिकेशन इन द एनवायरनमेंट डज नॉट टेक प्लेस इंस्टेंटली। जो चेंज है एनवायरनमेंट में वो तुरंत से नहीं होता है। आप तुरंत से किसी भी एनवायरनमेंट में या संशोधन आप नहीं कर सकते हैं। Early humans were adapted to natural surroundings, leading a simple life. पहले के जो मानव होते थे वे उसे हम देखते हैं कि वो बहुत ही साधारण तरीके से बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे और अपने प्राकृतिक नेचुरल जो एनवायरनमेंट है जो परिवेश है उनके अनुकूल ही रहते थे। बहुत ही सिंपल रूप से वो पहले के लोग रहा करते थे और अपने एनवायरनमेंट के साथ अनुकूल थे। With the passage of time, their needs grew. लेकिन समय बीतने के साथ साथ उनकी जरूरतें भी किनकी मानव की जरूरतें भी और बढ़ती चली गईं। Humans learned न्यू वेज टू यूज एंड चेंज एनवायरनमेंट। ह्यूमन ने नए तरीके से उसका उपयोग करना और उसमें चेंज करना सीखा एनवायरनमेंट का। ग्रोइंग क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स आर सम सच वेज। ग्रोइंग क्रॉप्स जो बढ़ती फसलें हो या पशुओं का पालन हो ऐसे तरीके इसमें शामिल है। Humans learned to lead a settled life. मनुष्य जो है जो मानव है वो एक व्यवस्थित जीवन जीना कैसे सीखा एनवायरनमेंट के द्वारा ही। Wheel was invented. व्हील का इन्वेंशन हुआ आविष्कार हुआ। सरप्लस फूड was produced. जो फूड है अधिशेष जो फूड का उत्पादन हुआ फूड प्रोड्यूस्ड हुआ। बार्टर सिस्टम ऑल्सो इमर्ज्ड। बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय के रूप से भी जिसका हम जिक्र करते हैं। एक वस्तु के द्वारा एक वस्तु को देना उसके बदले में दूसरी वस्तु को खरीदना या वस्तुओं के बदले में वस्तुओं का आदान प्रदान करना। ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड। इसके द्वारा जो व्यापार है वो शुरू हुआ और वाणिज्य का भी कॉमर्स का भी विकास हुआ विकसित हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इसमें हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है जो औद्योगिक क्रांति ने बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल से उत्पादन को और ज्यादा सक्षम और ज्यादा अच्छा बनाया। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर। जो ट्रांसपोर्टेशन है परिवहन है वो और तेज हो गया। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन इजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। जो सूचना क्रांति जो इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन है सूचना क्रांति ने इसने क्या किया दुनिया भर में पूरे वर्ल्ड में संचार को कम्युनिकेशन को और भी आसान बना दिया और भी तेज बना दिया। ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। अब कंक्लूजन के रूप में हम देखते हैं कि बोथ ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड। जो मनुष्य है और जो पर्यावरण है दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि पर्यावरण जैसे पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जानवर उसको कैसे खाएंगे। जानवर कुछ नहीं खाएंगे तो वो जिएंगे कैसे। फिर मनुष्य भी जानवरों का उपभोग करता है। तो दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। दोनों एक दूसरे से डिपेंड है दोनों एक दूसरे के ऊपर। Thus, a perfect balance
is necessary between the natural and human environments। तो एक इस प्रकार से मानव और प्राकृतिक और मानव पर्यावरण के बीच एक संतुलन होना, एक बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। ह्यूमन बीइंग्स मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर एनवायरमेंट इन अ सस्टेनेबल एंड हार्मोनियस वेज। तो मनुष्य को अपने पर्यावरण को और ज्यादा स्थायी बनाने के लिए उसके साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से जीना सीखना होगा और उसका उपयोग करना सीखना होगा। एनवायरमेंट का उपयोग कैसे किया जाए, चाहे जल को लेकर हो, चाहे स्थल को लेकर हो, हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। जितना ज्यादा हम पेड़ों को काटेंगे उतना ज्यादा नुकसान होगा। इसीलिए एनवायरमेंट को हमें ही बचाना है। हम मनुष्य ही एनवायरमेंट को, पर्यावरण को बचा सकते हैं, क्योंकि मनुष्य भी एनवायरमेंट के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड होता है। अगर एनवायरमेंट ही प्योर नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, तो मनुष्य भी बीमार पड़ेंगे। उनके डेली लाइफ को भी ये पूरी तरीके से इफेक्ट करेगा। इसीलिए मनुष्य को भी एनवायरमेंट के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए, उसे बचाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, परस्पर क्रिया करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।